गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाने जा रहा हूं। तो एक्टिव पैसिव क्या होते हैं, सबसे पहले इसके विषय में हम चर्चा करेंगे। किसी भी टॉपिक को शुरू करने से पहले उस टॉपिक को हमें विधिवत समझना ज़रूरी होता है। बात करते हैं एक्टिव पैसिव की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होते हैं और पैसिव वॉइस क्या होते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ये शब्द लिखा है एक्टिव और ये लिखा है पैसिव। पैसिव में और एक्टिव में क्या अंतर होता है, आप देखते हैं। किसी भी सेंटेंस को जब हम बनाते हैं तो सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट को रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट को, और बीच में हमारी जो होती है वो मेन वर्ब होती है। एक्टिव पैसिव में ऐसा क्या होता है, एक्टिव में ये सिस्टम होता है कि सब्जेक्ट पहले, मेन वर्ब जहाँ पे होती है वो तो सिचुएशन रहेगी ही, और ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है। और पैसिव में वही ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो मेन वर्ब के बाद चला जाता है। मीन्स इसको हिंदी में बोलते हैं कर्तावाच्य। कर्ता और कर्म वाच्य। तो जिसमें कर्ता प्रधान हो। और पैसिव क्या होता है, जिसमें कर्म प्रधान हो। जिसमें कर्ता प्रधान हो और जिसमें कर्म प्रधान हो। जिसमें कर्म प्रधान होगा वो पैसिव होगा, और जिसमें कर्ता प्रधान होगा वो हमारा एक्टिव वॉइस का वाक्य होगा। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस मीन्स सेम बात है कि किसी वर्ड के समूह को जो हम बोलेंगे, मीन्स सेंटेंस को जो हम बोलेंगे, तो हमारा कथन दो तरीके से होता है, या तो वो एक्टिव में होगा या पैसिव में होगा। इसको समझने के लिए हमें इनके रूल्स को विधिवत समझना पड़ेगा। और रूल्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये समझना है कि एक्टिव और पैसिव। एक्टिव की सिचुएशन क्या होती है, सबसे पहले यहाँ पे मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, कर्ता प्लस यहाँ पे सहायक क्रिया होगी प्लस मुख्य क्रिया होगी प्लस कर्म होगा। ये स्थिति होगी। पैसिव में क्या होगा, यही कर्म हमारा यहाँ आ जाएगा, कर्ता बन जाएगा, प्लस सहायक क्रिया जो चेंजिंग बताई जाएगी आपको, वो सहायक क्रिया तो लगेगी ही, सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया इसकी थर्ड फॉर्म यूज होगी, प्लस ये जो कर्ता होगा ये यहाँ जाएगा और उससे पहले लगेगा बाई कर्म। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। मीन्स ये जो कर्ता है ये कर्म की सिचुएशन पे जाएगा, उसकी पोजीशन कर्म की हो जाएगी, और ये जो कर्म है वो पोजीशन लेगा सब्जेक्ट की, और इस तरीके से जो कि मुख्य क्रिया में परिवर्तन होगा वो थर्ड फॉर्म में होगा, और सहायक क्रिया तो टेंस के अनुसार परिवर्तित होगी। तो यहाँ पर आपको ये पता चला है कि एक्टिव से पैसिव में बनाने के लिए
मुख्य परिवर्तन क्या है, मीन्स यहाँ से यहाँ और यहाँ से वहाँ और इससे पहले y। तो इसको आप विधिवत देख लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए। अब मैं बताता हूँ कि जो आपके 12 टेंस हैं, इन 12 टेंसेस में 4 टेंसेस की पैसिव तो नॉर्मली नहीं बनती है। वो टेंस कौन से हैं? प्रेजेंट का लास्ट टेंस जिसको हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट का भी लास्ट टेंस जिसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और फ्यूचर के 2 टेंस। फ्यूचर के 2 टेंस ऐसे हैं जिनकी हम पैसिव नहीं बनाते हैं, वो है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो 4 टेंसेस को अगर हम निकाल दें तो हमारे पास 8 टेंस बचते हैं, और इन 8 टेंसेस की पैसिव के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 3 तो हो गए इंडेफिनिट, 2 हो गए कॉन्टिन्यूअस और 3 हो गए परफेक्ट। मीन्स प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर को मिला करके 3 इंडेफिनिट हो गए, और 2 हो गए कॉन्टिन्यूअस के, और 3 हो गए परफेक्ट के। तो आप यहाँ देखते हैं कि किसी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैं बात करता हूँ पहले। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पैसिव के लिए क्या करना पड़ेगा? इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए आपको सहायक क्रिया के रूप में लिखेंगे। इसकी पैसिव बनाने के लिए सहायक क्रिया के रूप में इज आर और एम लगाते हैं, और यहाँ मैंने बता रखा है कि पैसिव जो बनेगी हमेशा वो थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की यूज की जाएगी, तथा क्रिया मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे, सेंटेंस आपको दिया गया है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसकी अंग्रेजी बनेगी राम रीड्स अ बुक। अब आप देखते हैं कि राम हमारा सब्जेक्ट है, रीड मेन वर्ब है, और ये जो है ऑब्जेक्ट है। अभी मैंने बताया ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बना देंगे, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, बट यहाँ पे सहायक क्रिया यूज नहीं है। तो यहाँ पर सहायक क्रिया यहाँ पे यूज नहीं है, लेकिन यहाँ यूज होगी। पैसिव में तो सहायक क्रिया लगेगी, बट यहाँ पर सिंगुलर नंबर, जो सब्जेक्ट था सिंगुलर नंबर था, प्लस अफर्मेटिव सेंटेंस था, सो हमने वर्ब को भी सिंगुलर नंबर में ही रखा है, यस यस लगा करके। तो इसकी पैसिव में आप क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट पूरा यहाँ से यहाँ तक आपका है, जो है ए बुक, तो इसको रखेंगे ए बुक। और आपको मैंने बोला है कि जो वर्ब के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होंगी वो इज आर एम वर्ब्स यूज होंगी, और सिंगुलर नंबर के साथ इज, प्लूरल नंबर के साथ आर, और
आई के साथ एम यूज होगा। सो यहाँ पर आप गाइस देखेंगे कि अ बुक इज, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड, और बाई राम, बाई राम। इस तरीके से ये जो सेंटेंस है वो फॉर्म है एक्टिव, और ये फॉर्म है आपकी पैसिव, ये फॉर्म आपकी पैसिव है। तो पैसिव फॉर्म में ये सेंटेंस कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब आपको देखना यह है कि मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं उन नियमों को विधिवत आपको तैयार करना है। अब बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे, फिर आगे चलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की तरफ। तो मैं बात करता हूँ गाइस, बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इस टेंस की पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखते हैं। सेम प्रोसेस वही है जो अभी आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में की थी, सेम प्रोसेस वही है, बट जहाँ पे हम यूज कर रहे थे इज आर एम, इज आर एम, वहाँ पर इस टेंस में यूज होगा वाज और वर। तो लिखेंगे इसकी पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया वाज कामा वर तथा मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। उसमें मैंने आपको अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया था, अफर्मेटिव सेंटेंस की पैसिव बनाई थी। अब इसमें मैं आपको निगेटिव, अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव तीनों सेंटेंसेस की पैसिव बना के दिखाता हूँ, क्योंकि इसमें आपको समस्या ना हो कि अफर्मेटिव की प्रोसेस जो है थोड़ा आसान पड़ती है, निगेटिव की भी थोड़ा आसान है बट नॉट का ही प्रयोग होना है। इंट्रोगेटिव में थोड़ा नए बच्चों को थोड़ी समस्या जाती है, जैसे हु अगर सब्जेक्ट है तो उसकी पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सिस्टम जो है होता वही है, बट इंट्रोगेटिव के बेस पे उसमें थोड़ा जो ऑब्जेक्ट है वो पहले ही रख लिया जाता है बाई लगा करके, तो ये आपको समझ लेना है। तो यहाँ देखते हैं कि इसका जो अफर्मेटिव होगा वो बनेगा, जैसे तुम पुस्तक पढ़ते थे, राम पुस्तक पढ़ता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताया था आपको। अब यहाँ पर आपको देखना है कि राम पुस्तक पढ़ता था या राम ने पुस्तक पढ़ी, तो उसकी इंग्लिश आप बनाएंगे राम रीड अ बुक, ठीक है। अब इसको भी उसी प्रोसेस से इसको इधर लाना है, तो क्या हो जाएगा अ बुक। यहां पर ये देखते हैं कि राम है और इसके साथ यस या यस का प्रयोग नहीं है, तो पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है। तो पास्ट इंडेफिनिट शो कर रहा है, तो पैसिव में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगी वो वाज वर यूज होंगी, और वाज वर किसके साथ यूज होती हैं ये तो आपको पता है, सिंगुलर और प्लूरल। जब प्लूरल होगा तो वर और सिंगुलर होगा तो वाज, तो आप यहाँ यूज करेंगे वाज, और इसकी थर्ड फॉर्म रेड ही रहेगी, रेड, और ये जो है इधर आएगा और उससे पहले लगेगा बाई राम। अब इसका अगर निगेटिव बनाए
तो इसका निगेटिव क्या होगा, ये फर्स्ट था, इसका मैं सेकंड लेता हूं जो कि निगेटिव है, जो बनेगा राम डिड नॉट रीड अ बुक, राम डिड नॉट रीड अ बुक। इसकी पैसिव के लिए सेम प्रोसेस वही करेंगे, अ बुक वाज, अब यहाँ पर जो नॉट है सहायक क्रिया के बाद है, हेल्पिंग वर्ब के बाद है, तो यहीं पे यूज हो जाएगा नॉट। और रीड की थर्ड फॉर्म रेड बाई राम। ठीक है, इस तरीके से आपने अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में परिवर्तन देख लिया। अब इंट्रोगेटिव, फर्स्ट इंट्रोगेटिव अगर आता है तो यही हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, इसमें भी पहले ही होगी। सो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे जो सब्जेक्ट के अनुसार आएगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं हु की। हु वाला सेंटेंस, हु वाले जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी पैसिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नंबर 3 पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ हु। तो हु रीड अ बुक, इसका अर्थ है पुस्तक किसने पढ़ी या पुस्तक कौन पढ़ता था। सो गाइज यहाँ देखेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है और इसको इस बेस पे यहाँ लाएंगे तो क्या होगा, ए बुक, ए बुक। और पास्ट इंडेफिनिट का है सेंटेंस। अब आप कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की अगर बात करें तो हु सिंगुलर नंबर में आएगा, क्योंकि हु प्लूरल नंबर में नॉर्मली यूज नहीं होता है, तो सिंगुलर नंबर में यस या यस होना चाहिए था। सो ये पास्ट में है, तो यहाँ आप इसके साथ वाज यूज करेंगे तो हु वाज हो जाएगा। और रीड की थर्ड फॉर्म आपकी जो है वो रेड रहेगी। और इस जो रूल मैंने आपको बताया है उस बेस पे हु का तो हुम होगा, और यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर भी ये क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि इंट्रोगेटिव है। सो आप देखते हैं कि अ बुक वाज रीड बाई हुम, लेकिन ये इंट्रोगेटिव वर्ड WH वर्ड है, सो इसको हम रखेंगे सबसे पहले। इसको यहाँ पे जाना चाहिए और गया है, लेकिन इसको कहाँ पे रखेंगे, यहाँ रखेंगे बाई हुम। और बाई हुम इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे आप देखते हैं कि जब इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आता है तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी वाज लगी है यहाँ, और वाज इसको देख के नहीं लगी है, वाज अ बुक को देख के, मीन्स जो ये आपका सब्जेक्ट है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के आती है, तो ये अ बुक जो है आपका सब्जेक्ट उसको देख के वाज आया है। और ये जो थर्ड फॉर्म है यहाँ चला जाएगा रेड और ये क्वेश्चन मार्क। तो आपको सेंटेंस जो है हु वाले सेंटेंसेस की पैसिव को जो बनाना है वो इस बेस पे बनाना है। ठीक है गाइस, इस बेस पे आपको हु वाले सेंटेंसेस की पैसिव को बनाना है। इस टेंस के अंतर्गत आपको केवल अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव के सेंटेंस मिलेंगे। आपके इंपरेटिव सेंटेंस जो बचते हैं उनकी पैसिव अलग बेस पे बनती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि पास्ट इंडेफिनिट में इस तरीके से सेंटेंस आएंगे और उनकी पैसिव आपको इस तरीके से बनानी है। जो मैंने आपको रूल्स बताए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए और रूल्स नोट कर लीजिए, विधिवत इनको याद रखना है, समझना है। मैंने इनको बता रखा है किस तरीके से इनमें परिवर्तन होगा। एक एग्जाम्पल मैं आपको और बताना चाहूँगा, जिसमें आपने देखा होगा कि कभी कभी कुछ ऐसी वर्ब्स आती हैं जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं, 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, और 2 ऑब्जेक्ट जब आते हैं तो उनकी पैसिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। तो गाइज आपको शायद पता हो कि ऐसी बहुत सारी वर्ब्स हैं जिनके साथ डबल ऑब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे टीच है, बाई है, ऐसी वर्ब्स इनके साथ डबल ऑब्जेक्ट आते हैं। तो देखते हैं जैसे प्रोनाउन के बेस पे देख लेते हैं। आई गेव हिम अ बुक। गाइज आपको ये देखना है
कि आई आपका सब्जेक्ट हो गया और गिव आपकी हो गई मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। सो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन उसके बाद आपको मिलता है ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। फिर आप अगर देखें कि अ बुक क्या है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो अ बुक क्या है, अ बुक भी आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट हैं। अब आप कहेंगे कि दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव भी दो तरीके से बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। दो ऑब्जेक्ट हैं तो पैसिव भी दो तरीके से बन जाएगी, बट आपको ये देखना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है डायरेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये है इनडायरेक्ट। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मत समझिएगा, स्पीच नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूँ कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वे होते हैं जो निर्जीव होते हैं, सीधी सी बात है, जो निर्जीव हों वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जो सजीवों को निर्देशित करें वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, जिससे आपको समस्या ना हो कि एक्टिव पैसिव में डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जा रहा है। सो गाइज देखते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने देखा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने देखा। अब इसकी पैसिव बनाने के लिए ये आपकी एक्टिव फार्म है। कौन सी फार्म है? एक्टिव फार्म। और इसकी पैसिव फार्म में आप सब्जेक्ट बनाएंगे, और सब्जेक्ट बनाएंगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट आपको ये लेना है या ये लेना है, ये आपको डिसाइड करना होगा कि हमें ऑब्जेक्ट कौन सा लेना है। सो आपके मन में ये सवाल भी हो रहा होगा कि क्या हम दोनों ऑब्जेक्ट ले सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ले सकते हो। दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ले सकते हो, दोनों नहीं। दोनों में से कोई एक लोगे तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हो, सब्जेक्ट बनाते हो, तो कोई चेंजिंग आपको नहीं करनी है इस बेस पे, अगर इस तरीके से आपका सेंटेंस बना हुआ है। अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को इधर लाते हो, सब्जेक्ट बनाते हो, तो आपको इस ऑब्जेक्ट से पहले फॉर या टू ऐसे प्रीपोजिशंस का प्रयोग करना पड़ेगा। मीन्स अगर इसी ऑब्जेक्ट को उठा करके इसी सेंटेंस में आई गेव अ बुक, अ बुक को यहाँ पे किया जाए, उठा के यहाँ पे लाया जाए, और इसको उठा के अ बुक की प्लेस पे लाया जाए, तो आपको प्रीपोजिशन ऑफ या टू या फॉर देना पड़ेगा। आई गेव हिम अ बुक, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज किया है क्योंकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने पहले यूज किया है यहाँ पर। अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आप पहले रखते हैं तो आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा आई गेव अ बुक टू हिम, आई गेव अ बुक टू हिम, तो प्रीपोजिशन टू देना पड़ेगा। और फिर आपको इधर लाएंगे तो वही सेंटेंस उसी बेस पे रखेंगे। लेकिन आप अगर इसको इधर लाते हैं, क्या बनाते हैं? सब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ, तो आप क्या करेंगे? देखेंगे ही का जो कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है सो हिम है, और हिम को जब सब्जेक्ट के प्लेस पे लाएंगे तो हो जाएगा ही, तो हो जाएगा ही। और पास्ट इंडेफिनिट के बेस पे आप वर्ब यूज करेंगे वाज, ही वाज, और गेव की थर्ड फॉर्म होगी गिवन, और अ बुक को ऐसे रख लेंगे आप, अ बुक, और ये इधर जाएगा बाई लगेगा उससे पहले, और ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे जाएगा। सो आई सब्जेक्ट के प्लेस पे होता है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे होता है मी। तो इस तरीके से फर्स्ट टाइप हुआ ये। अगर आप इसको अ बुक को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या होगा? तो सेंटेंस आपका बनेगा अ बुक वाज, सिंगुलर नंबर है सो गिवन, यहाँ तक तो प्रोसेस वही है। बट यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है इसको सब्जेक्ट नहीं बनाया है तो यहाँ पे रखना पड़ेगा। सो उससे पहले आपको देना पड़ेगा टू हिम और बाई मी। इस तरीके से आप ऐसे सेंटेंसेस की पैसिव बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट क्लियर हो चुका है। अब मैं चलता हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट की तरफ। फ्यूचर
इंडेफिनिट। टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट बताया, पास्ट इंडेफिनिट बताया और फ्यूचर इंडेफिनिट, इनकी पैसिव बनाने पर सहायक क्रिया will be, shall be तथा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। याद रखिएगा, पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट की जब पैसे बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बेस पे विल बी और शैल बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो लगनी ही है हर एक पैसिव में। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इनमें। तो एग्जाम्पल में देखेंगे आप, मैं उसके लिए एक साइकिल खरीदूंगा, तो इसकी जो इंग्लिश है वो बनेगी आई शैल बाई। अब देखते हैं, अ बाइसिकल या अ साइकिल लिख देते हैं, साइकिल फॉर हिम। गाइस देखेंगे कि यहाँ पर आपने साइकिल जो है निर्जीव है, मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, पहले रखा है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखा है। सो आपने फार का प्रयोग किया है, यहाँ पर आपने टू का प्रयोग किया था, तो प्रीपोजिशन तो देना पड़ेगा क्योंकि बाद में रख रहे हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इसकी पैसिव जो बनाएंगे तो क्या करेंगे, बाई हमारी मेन वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट अगर लेते हैं इधर सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या बनेगा, अ साइकिल, और विल बी या शैल बी में से आप एक को यूज करेंगे। बट यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई या वी होता तो हम शैल बी लगाते, बट हमें लगाना यूज करना पड़ेगा विल बी। बाई की थर्ड फॉर्म होती है बाट, और फॉर हिम और हो जाएगा बाई मी। तो इस तरीके से इसको हम पैसिव में कन्वर्ट कर दिए हैं। ये एक प्रोसेस हो गई क्योंकि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो आपने लिया। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो सेकंड प्रोसेस आपकी क्या होगी, हिम जो दे रखा है इधर लास्ट में उसको आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो हो जाएगा ही, क्या हो जाएगा ही, और ही के साथ भी विल बी का प्रयोग किया जाएगा, विल बी। तो जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब के, चलो मेन वर्ब ही पहले यूज कर लेते हैं, बॉट। अब यहाँ देखते हैं अ साइकिल जहाँ पे था वहाँ है अ साइकिल, साइकिल हो गया। अब फार हिम जो था उसमें से हिम को यहाँ ले आए थे, तो अब यहाँ पर हमें फार की कोई आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पर हम ऐसे लगाएंगे बाई मी, क्योंकि हमने इस ऑब्जेक्ट को बना लिया है सब्जेक्ट। तो इस तरीके से हमारी ये पैसिव बन गई। तो गाइज आपने देखा कि पैसिव होती क्या है, पैसिव क्या है, विधिवत मैं एक बार रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। पैसिव वो फॉर्म है, किसी सेंटेंस को हम जब बोलते हैं तो दो टाइप से बोला जाता है, और दो टाइप से बोलते हैं तो वो टाइप है एक्टिव और पैसिव। मीन्स एक ऐसी फॉर्म है जो एक्टिव फॉर्म है और दूसरी फॉर्म आपकी पैसिव फॉर्म है। पैसिव फॉर्म में क्या होता है, हम कर्म को प्रधानता देते हैं, मीन्स जो हमारा कर्म होता है वो मेन वर्ब से पहले होता है, और जब कर्म हमारा मेन वर्ब से पहले होता है तो वो फॉर्म पैसिव की होती है, और जब हमारा सब्जेक्ट मेन वर्ब के पहले होता है तो वो फॉर्म होती है एक्टिव फॉर्म। तो ये आपको समझ में आ गया होगा एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म क्या होती हैं। बनाने के रूल्स मैंने बताया है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, और जो भी टेंस वाइज परिवर्तन होना है वो मैंने आपको बताया।
सो पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट की आप लोगों ने इस वीडियो में पैसिव को समझा है। आशा करता हूँ वीडियो समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो लाइक और कमेंट करना ज़रूर भूले नहीं। और आपके कमेंट्स और लाइक से मुझे थोड़ा उत्साह मिलेगा और वीडियो को और अच्छी तरीके से बनाने के लिए मैं अग्रसर होऊंगा और अधिक से अधिक वीडियो बना करके आप सब लोगों को इसका जो इंग्लिश का है वो लाभ पहुंचाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू गाइज़।